आज हम आवर्तबीजी पादपों में परागण व निषेचन, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। सबसे पहले अपन देखेंगे परागण। परागण क्या है, क्या डेफिनेशन होती है। लास्ट टाइम पर मैंने पढ़ा था कि परागकोश परिपक्व होते हैं तो उसके अंदर से परागकण या लघु बीजाणु जो है वो मुक्त होते हैं, और वो मुक्त होने के बाद कहाँ जाते हैं, वो मादा जाएंगे वहाँ पर जाते हैं। तो इसकी परागण की परिभाषा ये होगी कि परिपक्व परागकोश के स्फुटन से उत्पन्न या मुक्त हुए परागकणों का जायांग की वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया को परागण कहते हैं। यानी शॉर्ट के अंदर ये कहेंगे कि परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना या स्थानांतरित होना परागण कहलाता है। और इसकी पूरी डेफिनेशन क्या होगी कि परागकोश से मुक्त हुए परागकण जायांग की वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया को परागण कहते हैं। ये परागण कितने प्रकार का होता है, तो यहाँ परागण जो है वो दो प्रकार का विशेष रूप से देखा गया है। एक शव परागण और दूसरा पर परागण, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन यहाँ पर अपन एक चीज यहाँ देखेंगे इन दोनों को समझने के लिए कि एक ही जाति के 3 पौधे हैं, एक पौधा, 2 पौधे और ये तीसरा पौधा। ये 3 पौधे हैं, इनके अंदर शाखाएं निकली हुई है, पत्तियां लगी हुई है और पुष्प लगे हुए हैं। यहाँ इसमें पुष्प है, यहाँ पुष्प है, इसके अंदर पुष्प है। तीनों पादप एक ही जाति के हैं और ये 3 पौधे हैं। अपन अब देखते हैं कि ये पुष्प है, इसके परागकण अगर इसी की वर्तिकाग्र के ऊपर चल जाते हैं, एक स्थिति ये नंबर 1, इसके परागकण इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाते हैं। दूसरी स्थिति यह है कि ये कोई पौधा है, इस पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, दूसरी स्थिति ये है। और तीसरी स्थिति यह है कि एक पुष्प के परागकण उसी जाति के अन्य पौधे की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, तो ये तीसरी स्थिति। अब अपन ने बताया 2 तरह का परागण, स्थितियां 3 बनती है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि पहली और दूसरी नंबर स्थिति जो है वो शव परागण की है और तीसरी नंबर स्थिति है वो पर परागण की है। यानी शव परागण का मतलब क्या है कि जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे शव परागण कहते हैं। और पर परागण एक पुष्प के परागकण उसी जाति के अन्य पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे पर परागण कहते हैं। जब ये दोनों शव परागण हुए तो इनको दोनों को भी अलग अलग नाम दे दिया, ये शव परागण और ये पर परागण, इन दोनों को भी अलग अलग नाम दे दिया। क्या दिया, इसलिए शव परागण 2 प्रकार का कह सकते हैं। एक जो है वो स्वक परागण और दूसरा जो है सजात पुष्पी परागण। सजात पुष्पी परागण 2 तरह का। शव परागण या स्वक परागण, स्वक परागण यानी कि एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो क्या कहलाता है, स्वक परागण कहलाता है। और अगर एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो उसको कहते हैं सजात पुष्पी परागण। और तीसरी चीज अपन ने बताई थी कि पौधा सेम है तो एक पौधा है, उसके पुष्प के परागकण उसी जाति के अन्य पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो वो पर परागण। ठीक है, तो ये 2 तरह का शव परागण और सजात पुष्पी परागण। अब यहाँ पहले अपन देखेंगे शव परागण, जो 2 तरह का अपन ने बताया अभी, ये शव परागण। शव परागण की कुछ युक्तियां या अनुकूलन, एडेप्टेशंस, कि जिसमें अनुकूलन या एडेप्टेशंस जिसमें कि केवल शव परागण ही संभव है, पर परागण नहीं हो सकता, वो अनुकूलन या युक्तियां, एडेप्टेशंस क्या है। जैसे नंबर 1, सबसे पहले नंबर जो है वो है
उभयलिंगता, उभयलिंगता, बाइसेक्सुअलिटी, उभयलिंगता या बाइसेक्सुअलिटी, यानी पुष्प क्या होना चाहिए, उभयलिंगी या द्विलिंगी, यानी उसी पुष्प के अंदर नर जननांग भी होना चाहिए और मादा जननांग भी होना चाहिए, तभी ये संभव होगा, नहीं तो होगा ही नहीं, क्योंकि उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर जा रहा है या दूसरे पुष्प की वहां जा रहा है, तो अपने उसी पुष्प की, तो यहाँ पर उभयलिंगता जरूरी है, यानी पुष्प जो है वो एक पुष्प के अंदर नर और मादा जननांग दोनों होने चाहिए, यानी पुमंग और पुंकेसर और जांग दोनों होने चाहिए, तो वो उभयलिंगता कहलाती है। दूसरा नंबर समकाल्पकता, समकाल्पकता, समकाल्पकता का मतलब क्या है कि नर जननांग जो है पुंकेसर उसका परिपक्व और मादा जो वर्तिकाग्र उसका परिपक्व एक साथ होना चाहिए, उसी समय जब परागकोश स्फुटित होता है, परागकण निकलते हैं, उसी समय वर्तिकाग्र भी परिपक्व होनी चाहिए, तभी ये स्वपरागण होगा, नहीं तो स्वपरागण होगा ही नहीं, तो उसको कहते हैं समकाल्पकता, यानी कि परागकणों का मुक्त होना और उसी समय वर्तिकाग्र का परिपक्व होना, ये होने चाहिए, उसको कहते हैं समकाल्पकता, तभी ये उससे होगा। और तीसरा नंबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है अनुन्मिल्यता, अनुन्मिल्यता, क्लस्टोगेमी, इसको कहते हैं अनुन्मिल्यता या क्लस्टोगेमी। कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जो कभी खिलते ही नहीं है या खुलते ही नहीं है, वो कली अवस्था में जैसे रहते हैं उसी तरह से रहते हैं, वो नहीं खिलते हैं। नहीं खिलने से क्या होगा कि उसके परागकण उसी वर्तिकाग्र पर जा सकते हैं, कहीं जा ही नहीं सकते, तो उनमें ये दोनों स्थितियां भी होती है और साथ साथ में वो खिलते नहीं है ना, जैसे एक वायोला, कनकोआ, ऐसे पुष्प होते हैं जो कभी नहीं खिलते, कभी नहीं खिलते हैं, तो पूरे बंद ही रहते हैं, बाह्य दलपत्र और दलपत्र उसको घेरे हुए रहते हैं, तो उसके परागकण उसी की वर्तिकाग्र पर जाएंगे, यानी शव परागण ही होगा, दूसरा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये तीन एडेप्टेशंस या अनुकूलताएं होती है, उभयलिंगता, समकाल्पकता और अनुन्मिल्यता, क्लस्टोगेमी और ये बाइसेक्सुअलिटी और ये समकाल्पकता, यानी कि अपने एक समय मैच्योरिटी इनकी एक साथ हो, तो ये तीन अनुकूलताएं इसमें होती है। दूसरा नंबर अपन देखते हैं पर परागण। पर परागण के लिए अनुकूलता है, क्रॉस पॉलिनेशन, उसके लिए अनुकूलता है, वो क्या अनुकूलता है, जैसे अभी अपन ने सबसे पहले देखा था कि उभयलिंगता, यहां पर उभयलिंगता नहीं, एक लिंगता, यूनिसेक्सुअलिटी, एक लिंगता होगी तब पर परागण ही संभव होगा, स्व परागण हो ही नहीं सकता। एक ही पुष्प के ऊपर या तो अपने पुमंग है या उसके ऊपर जांग है, तो नेचुरली है कि उसके परागकण क्या होगा, दूसरे पुष्प पर जाएंगे, तो ये अपनी जो पहली नंबर जो है वो एक लिंगता, यूनिसेक्सुअलिटी। अब यह एक लिंगता भी दो तरह की होती है, अपने एक लिंगता का मतलब कि या तो पुष्प एक लिंगी है, पुष्प एक लिंगी का मतलब क्या होगा, उसके अंदर केवल पुंकेसर होंगे या केवल जांग होगा, दोनों चीजें नहीं होगी, तो एक लिंगी पुष्प कहलाएगा, तो वहां पर एक परागकण जो है दूसरे पुष्प पर जाएंगे। यहां पर एक चीज और आती है, एक लिंगता अगर एक ही पौधा है, एक ही पौधा, उसके ऊपर नर पुष्प भी है मादा पुष्प भी है, दोनों है, तो यहां पर क्या होगा, सजात पुष्पी परागण होगा, यहां पर सजात पुष्पी परागण भी हो सकता है, और यहां से अगर दूसरे पौधे पर जाता है तो पर परागण होगा, तो यहां सजात पुष्पी परागण की संभावना भी रहती है। इसी तरह दूसरा नंबर जो है विषम कालपक्वता, जैसे उसमें पढ़ा था स्व परागण में, यहां पर समकाल्पकता या विषम काल्पकता, यानी कि नर और मादा जननांग एक साथ परिपक्व नहीं होते हैं, तो उस समय उसको दूसरे पुष्प पर जाना ही पड़ेगा, और दूसरे पर जाएगा तो पर परागण होगा। अब इसके अंदर दो चीजें होती है, पुंपूर्वता और पुंस्थिरता। पुंपूर्वता यानी पुंकेसर अगर पहले परिपक्व हो जाते हैं, उस समय वर्तिकाग्र परिपक्व नहीं होती है, तो उसको कहते हैं पुंपूर्वता, तो परागकणों को किसी दूसरी जगह जाना पड़ेगा। इसी तरह से स्त्री पूर्वता, यानी कि जो प्रोटोगैनी के अंदर क्या है कि
जायांग पहले परिपक्व हो जाता है, वर्तिकाग्र परिपक्व होगी, लेकिन उसमें पुंकेसर नहीं निकलते हैं, मुक्त नहीं होते हैं, तो दूसरे पुंकेसर उसके ऊपर आगे गिरेंगे तो पर परागण हो जाएगा। तो ये स्त्री पूर्वता, पुंपूर्वता और दूसरी स्त्री पूर्वता। इसी तरह तीसरा नंबर स्वबंधता। स्वबंधता, सेल्फ स्टेरिलिटी, स्वबंधता यानी कि सारी चीजें है एक पुष्प के परागण उसी पुष्प पर या उसी पौधे के अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच भी जाते हैं, पहुंचने के बाद भी वो अंकुरित नहीं होता है, तो उसको कहते हैं स्वबंधता। यानी अपने आप में वो उसी के परागण उसके ऊपर जाने पर भी उनके अंदर आगे निषेचन की क्रिया नहीं होगी, कोई पराग नलिका नहीं बनेगी, तो वो कहलाती है स्वबंधता। ठीक है, यानी कि पुंकेसर के परागण पहुंच भी गए लेकिन पहुंचने के बाद भी अंकुरित नहीं होता है, तो वो कहलाती है स्वबंधता। चौथा नंबर अवरुद्ध परागणता। अवरुद्ध परागणता, अर्कोगेमी। अवरुद्ध परागणता यानी कि पुंकेसर और वर्तिकाग्र के बीच में कुछ ऐसी रचनाएं बन जाती है जो कि इनके स्थानांतरण का विरोध करती है, जाने नहीं देती, पहुंचने नहीं देती, तो कहलाता है अवरुद्ध परागणता। यानी परागणता को अवरुद्ध कर रहा है, तो वहां पर परागण ही होगा, फिर दूसरे पुष्प पर जाकर गिरेंगे, वहां उस पर नहीं पहुंच सकते। ठीक है, यानी कि पुंकेसरों और वर्तिकाग्र उनके बीच में कुछ ऐसी रचनाएं विकसित हो जाती है, वो रचनाएं उनको परागकणों को वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंचने देती है, तो उसको कहते हैं अवरुद्ध परागणता। ठीक है ना, जैसे कुछ जब पौधे होते हैं उसके अंदर क्या है कि वर्तिकाग्र बहुत लंबी, ये वर्तिकाग्र बहुत लंबी है, वर्तिका लंबी होने से वर्तिकाग्र बहुत ऊंचाई पर होता है और पुंकेसर नीचे होते हैं। पुंकेसर नीचे होंगे तो जैसे ही पुंकेसर से परागण निकलेंगे ऊपर पहुंच ही नहीं पाते, नहीं पहुंचने से क्या होगा, पर परागण ही होगा, स्व परागण होगा ही नहीं। ठीक है ना, इस तरह से वो अवरुद्ध परागणता कहलाती है। एक पांचवा नंबर होता है विषम वर्तिकात्व। विषम वर्तिकात्व, विषम वर्तिकात्व एक पौधा होता है, यानी कि अलग अलग विषम वर्ग, प्राइमूला एक पौधा होता है, प्राइमूला। इस प्राइमूला पौधे के अंदर दो प्रकार के पुष्प होते हैं। एक पुष्प ऐसा होता है जिसके अंदर वर्तिकाग्र लंबी होती है, वर्तिका लंबी होनी थी, वर्तिकाग्र ऊपर हो जाएगा, और पुंकेसर छोटे होते हैं, छोटे होने से उसके परागण वहां नहीं पहुंच पाते। दूसरे जगह पुष्प ऐसे होता है जिसमें पुंकेसर लंबे होते हैं, उसका पूतंतु लंबा होता है, तो पुंकेसर काफी ऊंचाई पर होगा, वर्तिकाग्र नीचे होती है, तो वहां भी संभावना है जब वो फटेगा तो बिखर जाएंगे, तो वहां पर किसी तरह से परागण नहीं हो पाएगा। तो विषम वर्तिकात्व यानी कि दोनों की लंबाई ऊंचाई अलग अलग होती है, नर और मादा जननांग नहीं होने से उनमें स्व परागण संभव नहीं होता है और पर परागण ही होगा। तो ये पांच अनुकूलता है, एक लिंगता, विषम कालपक्वता, स्वबंधता, अवरुद्ध परागणता और विषम वर्तिकात्व, जो कि पर परागण को ही प्रेरित करते हैं और स्व परागण को रोकते हैं, अवरुद्ध करते हैं। परागण के साधन, परागण किससे होता है, तो स्व परागण में तो ज्यादा साधन की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उसी पुष्प पर होता है या उसी पास में होता है, तो ज्यादातर नहीं होता, लेकिन पर परागण में साधन बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर दो तरह के साधन होते हैं, अजैविक और जैविक, एबायोटिक और बायोटिक। अजैविक के अंदर वायु द्वारा परागण, जल द्वारा परागण, जिसमें वायु जो है वो परागकणों को वर्तिकाग्र तक पहुंचाती है, तो वो क्या कहलाता है, वायु द्वारा परागण। ठीक है ना, तो उसके अंदर परागणों की संख्या बहुत सारी होगी, परागकण हल्के होंगे, रंगहीन होंगे, उनके ऊपर कुछ पर या जो है छोटे बाल वगैरह या पंख होंगे, जिससे कि आसानी से उड़कर वो दूसरे पौधे के ऊपर जा सके, तो वायु द्वारा परागण होता है। जल द्वारा परागण जो होता है जलीय पौधों के लिए, तो जल द्वारा परागण में क्या है कि दो तरह से, एक अधोजल परागण और एक अधिजल परागण। अधोजल यानी कि जल के अंदर पौधे हैं बिल्कुल पूर्णतया, तो अंदर ही अंदर जो पानी के अंदर परागण मुक्त होंगे, पानी के द्वारा ही वो वर्तिकाग्र पहुंचते हैं, तो वो अधोजल परागण कहलाता है। और एक होता है जैसे अपने जोस्टेरा वगैरह के अंदर होता है, एक होता है अधिजल परागण। अधिजल परागण यानी कि जल की सतह पर परागण होता है,
जैसे वेलिस्नेरिया होता है, उसके अंदर जल की सतह के ऊपर परागकण मुक्त होते हैं और जल की सतह पर ही परागकण तैरते रहते हैं और वर्तिकाग्र जल के बाहर आ जाती है और उसके अंदर निषेचन ये परागण हो जाता है, तो वो अधिजल कहलाता है। तो दोनों तरीके हो सकते हैं। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको अपन अपने क्या कहते हैं, जो आधे जल में आधे बाहर रहते हैं, उनके अंदर कीट द्वारा भी परागण हो सकता है, वायु द्वारा भी हो सकता है। रहते पानी में, लेकिन आधे पानी में पुष्प उनके ऊपर होते हैं, ऊपर पानी ऊपर रहने के कारण उनमें कीट द्वारा भी हो सकता है, जल द्वारा भी हो सकता है। इसके द्वारा जैविक जो है परागण है, जैविक के अंदर भी अलग अलग तरीके से होता है। सबसे पहला होता है कीट द्वारा परागण, कीटों द्वारा। कई सारे कीट अपन देखते हैं बगीचे के अंदर जो है, विशेष रूप से मधुमक्खियां है, तितलियां है, बिटल है, भौरे हैं, टोटिया है, ये सारे कीट जो है इनके द्वारा भी जनन होता, ये परागण होता है। कैसे होता है इनके द्वारा? ये क्या करते हैं, कीट द्वारा परागित जो पौधे होते हैं, उन पौधों में पौधे जो पुष्प है वो रंगीन होते हैं, खुशबू होते हैं, अट्रैक्टिव करते हैं, आकर्षित करते हैं, कीटों को आकर्षित करते हैं। और विशेष रूप से उनके अंदर जो मकरंद ग्रंथियां होती है, जो मकरंद स्रावित करती है, उस मकरंद को चूसने के लिए कीट अंदर घुसता है। घुसने पर परागकण उसके ऊपर गिर जाते हैं, जब दूसरे पर जाता है तो उसके तरफ वहां पर पहुंचा देते हैं। तो कीटों द्वारा परागण में मकरंद ग्रंथियां विशेष रूप से पाई जाती है। मधुमक्खियां 80% कीट द्वारा परागण में 80% मधुमक्खियों से द्वारा होता है। मधुमक्खी का छत्ता जो होता है उसके अंदर मधु जो रस निकलता है, शहद, वो शहद क्या है? वो मकरंद ही है, जो फूलों से लाया हुआ है। फूलों की जो पंखुड़ियां होती है, दलपत्र, उनके जो आधार है वहां पर मकरंद ग्रंथियां होती है, जो मकरंद स्रावित करती है उसको ये चूस कर और वहां पर इकट्ठा करते हैं। तो इस प्रकार से कीटों द्वारा परागण में बहुत ज्यादा होता है, अधिकतर। और कीटों में भी 80% मधुमक्खियों के द्वारा होता है। इसके द्वारा पक्षियों के द्वारा परागण भी होता है। छोटे पक्षी होते हैं वो भी मकरंद चूसने के लिए जाते हैं, तो उनके द्वारा भी होता है। एक चमगादड़ के द्वारा भी होता है। चमगादड़ जो रात्रिचर होते हैं, तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं, वावनिया वगैरह जो है, वो अपने ये खीरा, बालम खीरा होती है, इनके अंदर क्या है कि पुष्प रात को खिलते हैं, ये रात्रिचर होते हैं, तो रात में वही मकरंद चूसने के लिए जाते हैं, तो वो एक दूसरे पर जाने पर परागण कर देते हैं। तो इस तरह से परागण के साधन भी अलग अलग, अजैविक और जैविक। अजैविक में वायु द्वारा, जल द्वारा। जैविक के अंदर कीट द्वारा, पक्षियों द्वारा, चमगादड़ द्वारा, किसी से भी हो सकता है। फिर इसके बाद में आते हैं अपन निषेचन। ये परागण से संबंधित सारी चीजें हो गई। निषेचन, फर्टिलाइजेशन। निषेचन क्या होता है? दो युग्मकों का संयोजन, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। वो टू गैमेट्स कैसे भी हो सकते हैं, एक जैसे हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन दो गैमेट जो है, युग्मक दो युग्मकों का संलयन या संयुग्मन, दो युग्मकों का संलयन, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, वो क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है, या इसको युग्मक संलयन भी कहते हैं। युग्मक संलयन या निषेचन, दोनों युग्मक एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, जुड़कर और एक रचना बना देते हैं, जो कि द्विगुणित रचना होती है। युग्मक हमेशा अगुणित होते हैं, और इनके संयोजन से दो जब संयोजित हो जाएंगे, मिल जाएंगे, तो उससे जो रचना बनेगी वो द्विगुणित बनेगी, तो वो निषेचन कहलाता है। ठीक है, इस तरह से ये निषेचन क्या होता है। अब निषेचन के लिए अपन देखते हैं कि निषेचन कैसे होता है। तो अलग अलग इसके 4 चरण होते हैं। 4 चरण। सबसे पहले पराग कणों का अंकुरण, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स, पराग कणों का अंकुरण। सबसे पहली बात, जब परागन क्रिया होती है, पॉलिनेशन, उसमें परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। तो वर्तिकाग्र, जैसे अपन यहाँ पर देखते हैं, ये वर्तिकाग्र है, और यहाँ पर कई सारे परागकण आकर गिर जाते हैं। अपन शुरू में देखा था कि यहाँ पर ज्यादातर परागकण द्विकोशीय होते हैं, एक जननी कोशिका और एक काई कोशिका, 2 कोशिका इसमें होती है, और वो यहाँ पर आकर गिरते हैं। यहाँ आकर गिरने के बाद में इनके अंदर क्या होता है कि यहाँ वर्तिकाग्र जो परिपक्व होती है, तो उस वर्तिकाग्र के ऊपर कुछ पदार्थ होते हैं, जिसमें वसा होता है, शर्कराएं होती है, अपने ये जो कुछ अन्य पदार्थ भी होते हैं,
जो कि यहाँ पर अंकुरण के लिए माध्यम प्रदान करते हैं। अंकुरण के लिए माध्यम प्रदान करते हैं। वसा हो सकती है, शर्करा होती है, इस तरह के पदार्थ होते हैं जो कि अंकुरण के लिए माध्यम प्रदान करते हैं और इससे चिपक जाते हैं ताकि अंकुरण आसानी से हो सके। दूसरी बात इसके अंदर, यहाँ से परागण क्रिया के द्वारा परागकणों का यहाँ पहुंचना और उसमें अंकुरण होने की अवधि जो है, काल है, उसको कहते हैं अंकुरण काल, जर्मिनेशन पीरियड। यहाँ पहुंचने के बाद अंकुरण हो जाता है, तब तक का काल क्या कहलाता है? अंकुरण काल कहलाता है। इसके अलावा यहाँ पर अपन ने देखा था कि जो परागकण होते हैं उस तरह की रचना होती है जिसमें दो भित्तियां होती है और ज्यादातर 3 छिद्र होते हैं इसके अंदर, 3 छिद्र जो कि जननिक छिद्र कहलाते हैं। तो ये अंदर वाली जो भित्ति होती है पतली बाहर अंतरचोर, वो बाहर निकलती है, बाहर निकलकर और यहाँ पर एक नली बनाती है। तो यहाँ पर ज्यादातर जो है वो एक नली का अंकुरण होता है, एक नली का, मोनोसाइफोनस एक ही होती है। लेकिन कईयों में क्या होता है, एक के अलावा ज्यादा भी निकल जाती है, यहाँ भी निकल जाती है, यहाँ भी निकल जाती है, तो बहुनली की कहलाती है, बहुनली की हो सकती है। लेकिन इनमें से केवल एक नली ही सक्रिय रहती है, एक पराग नली ही पॉलन ट्यूब सक्रिय रहेगी, बाकी सारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो अधिकांश में एक नली का ही होती है, एक नली पराग नली निकलती है। लेकिन कुछ के अंदर एक से ज्यादा भी निकल जाती है, तो वहां पर क्या होगा, लास्ट के अंदर वो सब खत्म हो जाएंगी, एक ही सक्रिय रहेगी। लास्ट बात इसके अंदर कि इस पराग नली की लंबाई कितनी होगी, जितनी वर्तिका की लंबाई होगी उसके अनुसार इसकी लंबाई होगी। तो ये परागकणों का अंकुरण में 4 बातें ध्यान रखनी। नंबर 1, यहाँ पर कुछ पदार्थ होते हैं, जैसे यहाँ पहुंचता है तो कुछ वसा है, शर्करा है, रेजेंस है, कुछ पदार्थ होते हैं जो कि यहाँ पर अंकुरण के लिए उसको प्रेरित करते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर अंकुरण काल, परागकणों के यहाँ पहुंचने और अंकुर होने के बीच का जो काल है वो अंकुरण काल कहलाता है। तीसरी नंबर, एक नलिका निकलती है या एक से ज्यादा निकलती है, ज्यादातर एक नली की होता है, एक से ज्यादा होगी तो खत्म हो जाएगी, एक सक्रिय रहेगी, बाकी सक्रिय नहीं रहेगी। ठीक है, और चौथी बात, इसकी लंबाई कितनी होगी, जितनी वर्तिका की लंबाई है। वर्तिका छोटी है तो इसकी लंबाई भी छोटी होगी, वर्तिका बड़ी है लंबी है तो इसकी बड़ी लंबी होगी। ठीक है ना, ये 4 बातें इसके अंदर। दूसरा नंबर, पराग नलिका की वृद्धि, पराग नलिका की वृद्धि, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, पराग नलिका की वृद्धि। ये भी निकल गई, इसकी वृद्धि कैसे होगी। यहां से अपन देखते हैं कि ये वर्तिकाग्र और यहाँ वर्तिका, स्टाइल या इसी स्टिग्मा, वर्तिकाग्र और ये वर्तिका। अब यहाँ पर ये क्या होगी, यहाँ इसको भेजकर अंदर जाएगी, 1 2 कितने भी जा सकती है, अंदर जाएगी। तो यहाँ पर 3 तरह के मार्ग इसके अंदर होते हैं, इसके अंदर वर्तिका के अंदर। नंबर 1, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जैसे लीलियम पौधा है, लीलियम है, रेबिस है, उसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर बीच में ये खोखली होती है, ये बीच में खोखली होती है कुछ पौधों में, लीलियम वगैरह के अंदर। तो खोखली होने, उसके अंदर क्या कुछ श्लेष्मिक पदार्थ भरे रहते हैं, श्लेष्मिक पदार्थ। ये श्लेष्मिक पदार्थ अंकुरण को प्रेरित करते हैं, इसको पोषण भी पदार्थ कहते हैं। तो ये पराग नली इस बीच के खोखले भाग के अंदर से आसानी से अंदर प्रवेश कर जाएगी, वृद्धि करके इसके अंदर चल जाएगी। ठीक है ना, तो पहली स्थिति तो ये हुई कि कुछ पौधों में जैसे लीलियम के अंदर वर्तिका जो है अंदर से खोखली होती है, स्टाइल जो अंदर से खोखली होती है, उसमें श्लेष्मिक पदार्थ भरे रहते हैं, उसके कारण उस खोखले भाग के अंदर ये वृद्धि करती हुई आगे जाती है। ठीक है, दूसरी बात, अधिकांश पादपों में ये होता है कि यहाँ कोई खोखलापन नहीं होता, यहाँ कोशिकाएं होती है, ये कोशिकाओं का बना होता है। तो यहाँ पर एक एंजाइम होता है पैक्टिनेज, एक एंजाइम होता है पैक्टिनेज, ये एंजाइम यहाँ पर होता है। जैसे ही पराग नली यहाँ अंदर आनी शुरू होती है उस समय पैक्टिनेज सक्रिय हो जाता है, सक्रिय होकर यहाँ बीच के उत्तक जो है उन उत्तकों का अपघटन करता है, तोड़ता है। तोड़ने से बीच में क्या होगा, रास्ता बन जाएगा और रास्ते में ये पराग नली आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो दूसरा नंबर, अधिकांश पादपों में
ये पैक्टिनेज क्या करता है, उत्तकों को तोड़ता है, जिससे ये रास्ता बन जाता है। तीसरी बात एक और होती है, कुछ पौधों में ये होता है कि अपने इन कोशिकाओं के बीच में, यहाँ वर्तिकाग्र में, वर्तिका के अंदर जो कोशिका है, उन कोशिकाओं के बीच में अंतर कोशिकीय स्थान होते हैं। उन अंतर कोशिका स्थानों में से ये बढ़ती हुई आगे जाती है। तो कुछ पौधों में ये भी होता है। ठीक है, तो 3 तरह से इसकी वृद्धि होती है। नंबर 1, कुछ पौधों में एक खोखली होती है, उसमें श्लेष्मिक पदार्थ बढ़ते हैं, उस खोखले के अंदर ये चल जाती है। दूसरा नंबर, अधिकांश पादपों में उत्तक होते हैं। उत्तक में ये पैक्टिनेज एंजाइम होता है, जो कि इनको कोशिकाओं को तोड़ता है, तोड़कर और मार्ग बनाता है, जिससे ये नलिका आगे चलती जाती है। और तीसरा नंबर, कुछ पादप ऐसे हैं जिनमें कि अंतर कोशिकीय स्थानों में से ये नलिका आगे बढ़ती जाती है। तो आगे जितनी इसकी लंबाई होगी वैसे आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये 3 तरह से, इस तरह से यहाँ पर ये जाएगी। अब ये जो नलिका जाती है वो यहाँ से ये इसकी वृद्धि जो है वो एक दिशीय वह रसायन अनुवर्ती होती है। एक दिशीय और रसायन अनुवर्ती, एक दिशीय यानी यूनिडायरेक्शनल और रसायन अनुवर्ती कीमोट्रॉपिक। तो एक दिशा का मतलब ये केवल इधर ही जाएगी, ये नहीं कि यहां से यूं चल जाएगी, यूं चल जाए, ऐसा कुछ नहीं। एक दिशा में चल जाएगी सीधी, और कहां जाएगी, बीजांड की तरफ। अंडाशय के अंदर जो बीजांड है ओव्यूल, वहां की उसकी हो जाएगी। क्यों जाती है, क्योंकि ये यहाँ पर कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कि इसमें स्टिग्मा जो वर्तिकाग्र है यहाँ पर भी होता है, बीजांड में भी होते हैं, भ्रूणकोश में भी होते हैं, एम्ब्रियो साइट उसके अंदर होते हैं। उन रसायनों के कारण, उनसे रसायनों के कारण आकर्षित होकर ये सीधी कहाँ जाएगी, बीजांड में तक जाएगी, बीजांड के भी बीजांड द्वार की तरफ जाएगी। तो ये क्या कहलाती है, रसायन अनुवर्ती, यानी रासायनिक पदार्थों से आकर्षित होती है। तो इस तरह से दूसरा नंबर, पराग नलिका की वृद्धि इस तरह से होती है। तीसरा नंबर, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। बीजांड में प्रवेश किसके अंदर, बीजांड ओव्यूल, उसके अंदर प्रवेश। अभी अपन ने देखा एक दिशीय होती है और रसायन अनुवर्ती होती है, तो बीजांड की तरफ ही जाएगी। अब बीजांड में कहाँ प्रवेश करेगी, बीजांड जो है वो इस तरह का, अपन ने बीजांड की संरचना बताई थी, ज्यादातर पौधों में इस तरह का होता है। ये बीजांड 2 अध्यावरण होते हैं यहाँ पर, ये बीजांड द्वार होता है यहाँ पर, इस तरह से। तो यहाँ पर 3 तरह से पराग नली में पराग नली का बीजांड में प्रवेश 3 तरह से होता है। अधिकांश पौधों के अंदर इस तरह से यहाँ इधर से आती हुई, गति करती हुई, बढ़ती हुई, और बीजांड द्वार में से जो माइक्रोपाइल है उसके अंदर से एंटर होती है, तो कहलाता बीजांड द्वारी प्रवेश। ठीक है, बीजांड द्वारी प्रवेश, बीजांड द्वार में ही अधिकांश पौधों में ही होता है। लेकिन कुछ पौधों में होता है निभागी प्रवेश। निभाग यानी कैलोजन, कैलोगेमी, कि यहाँ निभाग में, यहाँ इसको भेद कर इसके अंदर एंटर कर जाती है, तो क्या कहलाती है, निभागी प्रवेश। और कुछ पौधों में ऐसा भी होता है अध्यावरणी प्रवेश, अध्यावरण को तोड़ती हुई यहाँ से या यहाँ से कहीं से भी अध्यावरण को तोड़ते हुए एंटर करती है। तो पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश 3 तरह से, अधिकांशतः बीजांड द्वारी प्रवेश इधर से, कुछ में निभागी प्रवेश और कुछ में अध्यावरणी प्रवेश। तो किधर से भी हो, तीनों तरह से प्रवेश हो सकता है। लेकिन कहीं से भी प्रवेश हो, प्रवेश होने के बाद में वो भ्रूण कोश में, कहां पर, यहाँ भ्रूण कोश बताया था अपन, यहाँ पर भ्रूण कोश एम्ब्रियो सैक होता है, भ्रूण कोश में ये इधर ही आएगी, बीजांड द्वार की तरफ आएगी। चाहे वो यहां से एंटर करी तो भी यहाँ आएगी, यहां से एंटर करी तो भी यहाँ आएगी। आएगी किधर, जिधर अंड कोशिका है भ्रूण कोश के अंदर, उस तरफ आएगी, यानी बीजांड द्वार की तरफ ही आएगी। चाहे वो किधर से ही प्रवेश करेगी, इधर से तो इधर आई, इधर से तो भी नीचे आएगी, इधर से तो भी आएगी। तो यहाँ प्रवेश कहाँ जाएगी, बीजांड द्वार की तरफ ही आएगी। तो किसी तरह ही प्रवेश करेगी। फिर चौथा नंबर होता है पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश, एम्ब्रियो सैक, एंटर इन एम्ब्रियो सैक।
भ्रूण कोश में कैसे प्रवेश करेगी? भ्रूण कोश अपन ने ये बताया, भ्रूण कोश में 7 कोशिकाएं जो होती है, 3 कोशिकाएं इधर होती है जो अंड समुच्चय कहलाती है, ऊपर पट्टी एंटीपोडल सेल कहलाती है और बीच में द्वितीय केंद्र कहलाता है। तो यहाँ एंटर करेगी। एंटर करने के लिए इसके अंदर क्या है कि क्या बातें ध्यान रखनी है, मुख्य रूप से ये एंटर कहाँ से करेगी? ये भ्रूण कोश है, इसके अंदर ये अंड कोशिका और ये 2 सहायक कोशिका है, यानी कि एग सेल या फीमेल गैमेट है और दोनों सब्सिडियरी सेल्स हैं। ये यहां से एंटर करेंगे। एंटर करने के 3 तरीके। नंबर 1, वो ये अंड कोशिका और सहायक कोशिका के बीच में यहां से प्रवेश कर सकती है। नंबर 2, भ्रूण कोश की भित्ति और सहायक कोशिका यहां से प्रवेश कर सकती है। और नंबर 3, किसी भी एक सहायक कोशिका को भेदकर प्रवेश कर सकती है। ठीक है, 3 तरीके होते हैं भ्रूण कोश में प्रवेश करने के। नंबर 1, सहायक कोशिका और अंड कोशिका के बीच में से प्रवेश करें। नंबर 2, भ्रूण कोश की भित्ति और सहायक कोशिका के बीच में से प्रवेश करें। और तीसरा, किसी एक सहायक कोशिका को भेदकर, अपराशित करके, तोड़कर उसको वहां से एंटर करें। किधर से भी एंटर करे, अगर यहां से करे चाहे इधर से करे, एक सहायक कोशिका अपराशित होगी, टूटेगी। किधर से भी, अगर यहां से करती है तो ये टूटेगी, यहां से करती है तो ये टूटेगी। एक सहायक कोशिका तो अपराशित होगी ही, तब ये इसके अंदर एंटर करेगी। ठीक है, तो 3 तरह से एंटर करेगी ये। नंबर 1, अंड कोशिका और सहायक कोशिका के बीच में, भ्रूण कोश की भित्ति और सहायक कोशिका के बीच में, और तीसरी भ्रूण कोशिका ये सहायक कोशिका को तोड़ती हुई, कैसे भी करें, यहां एंटर करेगी। एंटर करने के बाद क्या होगा? एंटर करने के बाद में नंबर 1, सबसे पहले तो किधर से भी करें, एक सहायक कोशिका अपराशित होगी, टूटेगी, चाहे इधर की टूटो या इधर की टूटो, वो टूटेगी। यहां टूटने पर यहां पर क्या होता है कि यहां इस टूटने पर यहां पर तंतु रूपी कुछ कोशिकाएं होती है, कुछ अपने क्या कहते हैं, फाइबर्स, तंतु होते हैं। तंतु रूपी यहाँ पर कुछ रचनाएं होती है। वो तंतु रूपी रचनाएं इसको आकर्षित करने में भी सहायक होती है, तो वो यहाँ पर सक्रिय हो जाएगी और वो इसको आगे खींचेगी, आगे आकर्षित करेगी। तीसरी बात, जैसे ही परागनली इसके अंदर एंटर होती है, ये परागनली यूं आ रही है, तो ये आगे से बंद होती है, अपन का आगे से बंद होती है। इसके अंदर एक कायिक केंद्र होता है, वो यहाँ तक पहुंचते हुए खत्म हो जाता है। 2 इसमें नर युग्मक होते हैं, वो दोनों नर युग्मक यहाँ आगे आ जाते हैं। आने पर क्या है कि या तो ये परागनली का जब यहाँ पहुंच गई, इसके अंदर इस सहायक कोशिका में पहुंचने के बाद में ये आगे से टूट जाती है, या इसके नीचे की तरफ कुछ छिद्र बन जाते हैं। तो टूट जाए या छिद्र बन जाए, दोनों नर युग्मक यहाँ पर मुक्त हो जाते हैं। कहां पर? इस अपराशित सहायक कोशिका, यहाँ पर दोनों नर युग्मक मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह मुक्त हो गए। मुक्त होने के बाद एक जो नर युग्मक है वो तो अंड कोशिका के पास जाएगा, दूसरा यहाँ बीच के अंदर जो द्वितीय केंद्र के वहां पर जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये भ्रूण कोश के अंदर ये दोनों नर युग्मक, इसके अंदर एम्ब्रियो सैक जो है या फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, इसके अंदर दोनों नर युग्मक पहुंच गए। नेक्स्ट जो लास्ट इसकी चीज है वो है द्विनिषेचन और त्रिक संलयन। डबल फर्टिलाइजेशन, द्विनिषेचन व त्रिक संलयन। द्विनिषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन, ये क्या चीज है? अभी अपन देखा था कि यहां पर ये भ्रूण कोश, यहाँ एक अंड कोशिका, यहाँ द्वितीय केंद्र, बाकी सब नष्ट हो जाते हैं। ये भी नष्ट हो गया, ऊपर की एंटीपोडल पट्टी मुख्य कोशिका ये भी नष्ट हो गई, एंटीपोडल सेल दोनों सहायक कोशिकाओं में टूट जाती है, खत्म हो जाती है। केवल 2 चीजें रहती है, अंड कोशिका, एग सेल, और ये द्वितीय केंद्र। ये 2n होता है, दोनों केंद्र जो है संयुक्त हो जाते हैं, ये n होती है जो अंड कोशिका। अभी अपन ने बताया एक नर युग्मक यहाँ पर आ जाता है, एक नर युग्मक यहाँ पर चल जाता है, दोनों यहाँ पर फ्यूजन होता है, दोनों संलयित होते हैं। पहले ये होता है फिर ये होता है। ठीक है, पहले ये होगा। अब पहले अपन ये देखते हैं कि एक वास्तविक द्विनिषेचन क्या है। तो सबसे पहले तो एक नर युग्मक प्लस अंड कोशिका,
ये दोनों आपस में सहलयित हो जाते हैं, फ्यूजन हो जाते हैं। एक नरयुग्मक और अंडकोशिका दोनों आपस में सहलयित हो जाते हैं, उसको कहते हैं युग्मक संलयन या प्रथम निषेचन या वास्तविक निषेचन, ट्रू फर्टिलाइजेशन। प्रथम निषेचन भी कह सकते हैं, वास्तविक या सत्य निषेचन कह सकते हैं, ट्रू फर्टिलाइजेशन, जिसमें एक नरयुग्मक और अंडकोशिका ये दोनों आपस में संयुक्त हो जाते हैं। संयुक्त होकर इनसे क्या बनता है, युग्मनज, युग्मनज जायगोट, इनसे युग्मनज या जायगोट बनता है, जो कि 2n होता है, क्योंकि ये n है और ये भी n है, तो 2n रचना बन जाती है युग्मनज। युग्मनज से आगे जो भ्रूण का विकास होता है। ठीक है, तो एक तो हो गया प्रथम निषेचन, इसको क्या कहेंगे, प्रथम निषेचन या वास्तविक निषेचन या सत्य निषेचन, ट्रू फर्टिलाइजेशन। दूसरी क्रिया ये होती है कि एक नरयुग्मक यहाँ चल जाता है द्वितीय केंद्र के पास, तो एक दूसरा नरयुग्मक यानी एक नरयुग्मक प्लस द्वितीय केंद्र, द्वितीय केंद्र, ये दोनों संयुक्त हो जाते हैं। संयुक्त होकर क्या बनाते हैं, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, भ्रूणपोष केंद्रक, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN, इसको शॉर्ट में PEN। तो दूसरा नरयुग्मक और द्वितीय केंद्रक दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। ये N होता है अगुणित, ये द्विगुणित होता है ट्रिपलेट, और उससे क्या बनती है, त्रिगुणित, ट्रिपलेट बनता है, त्रिगुणित संरचना बनती है। इस निषेचन को क्या कहते हैं, त्रिक संलयन, इसको कहा जाता है त्रिक संलयन। ठीक है, ये क्रिया हमेशा पहले होती है, ये बाद में होती है, क्योंकि ये पोषण प्रदान करने वाले विपण देखेंगे, इसलिए ये ध्यान रखना, ये क्रिया पहले होती है, ये निषेचन पहले होता है, ये बाद में होता है। इसको द्वितीय निषेचन भी कहते हैं, जैसे इसको प्रथम कहते हैं, इसको द्वितीय भी कहते हैं। ज्यादातर इसको वास्तविक निषेचन और इसको त्रिक संलयन, ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि ट्रिपल हो गया, N और ये 2N, 3N रचना बन गई। ये आगे जाकर प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र जो है वो क्या करेगा, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बनाएगा और उसे भ्रूणपोष एंडोस्पर्म उसका निर्माण करते हैं। ठीक है, इन दोनों को सम्मिलित रूप से प्रथम निषेचन या वास्तविक निषेचन और त्रिक संलयन दोनों क्या कहलाते हैं, द्विनिषेचन कहलाते हैं दोनों को ही, यानी कि वास्तविक निषेचन या प्रथम निषेचन और त्रिक संलयन को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, द्विनिषेचन, यानी एक निषेचन ये होगा, एक निषेचन हुआ, इस तरह से दो निषेचन होते हैं। आवर्त बीजी पादपों की ये विशेष लक्षण है, ये इस तरह का द्विनिषेचन और किसी में नहीं होता, केवल किसमें होता है, एंजियोस्पर्म में, आवर्त बीजी पादपों में ही होता है। इसका एक विशेष महत्व भी होता है। क्यों होता है, इसका महत्व क्या है, ठीक है, तो ये द्विनिषेचन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको इस तरह से ध्यान रखेंगे। इसका क्या महत्व होता है, सबसे पहली बात अभी पर ने बताया कि ये क्रिया पहले होती है, बाद में ये होती है। ये पहले ये बन जाएगा, भ्रूणपोष पहले बनेगा, फिर युग्मनज भी बन जाएगा, ये युग्मनज जायगोट बन गया। इसका विभाजन कब होगा, जब ये इसको पोषण प्रदान, इसका काम क्या होता है, भ्रूणपोष जो बनता है, भ्रूणपोष का काम होता है कि अपने वर्धनशील यानी डेवलपिंग एम्ब्रियो, वर्धनशील भ्रूण जो है उसको पोषण प्रदान करना। इसके अंदर क्या है कि ये विकल होता है, जीवन संतति को बढ़ाता ही है, क्योंकि इसमें नर भी होता है, मादा भी होता है, दोनों के लक्षण है, और दोनों जो है वो त्रिगुणित रचनाएं बनती है, और इसके अंदर कई सारे पोषक पदार्थ का संचय होता है, पोषक पदार्थ होते हैं। पोषक पदार्थ होने के कारण ये पोषक पदार्थ इसको एम्ब्रियो डेवलपमेंट को, यानी भ्रूण के विकास को, जो युग्मनज से भ्रूण बनता है, इसको पोषण प्रदान करते हैं। तो पोषण प्रदान करने के जब अपन बीज को बोते हैं तो कुछ नहीं देते, तो वह अपने आप जो है वो अंकुरित हो रहा है, तो इस बीज को पोषण देता है, या भ्रूण बनता है उस समय। तो कई बीजों के अंदर तो ये भ्रूणपोष रह जाता है, तो भ्रूणपोषी बीज कहलाता है, कहीं नहीं रहता है तो अभ्रूणपोषी रह जाता है, क्योंकि यहाँ पर पूरा पोषण दे देता है तो खुद खत्म हो जाता है। तो इसका काम क्या है कि इस भ्रूण को, विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करना, ये भ्रूणपोष का काम होता है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके लिए यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये इसका महत्व होता है। थैंक यू वेरी मच।